पर मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, और वो सारे केसेस अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर लड़ते थे। और 2.3 मिलियन लोगों को, 23 लाख लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए गांधी ने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए भेजा था। तब ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई उसने? था जो बाद में 47 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में जो लोग आए थे, ना उनके अंदर राष्ट्र प्रथम की फीलिंग थी, ना हिंदुत्व की फीलिंग थी। वो तो पढ़े लिखे गोरे थे। एब्सोल्युटली। जो इस देश से निकला पाकिस्तान, वो इस्लामिक राष्ट्र हो गया रातों रात है। और हम सेकुलरिज्म जो है वो अपने सर पे उसका टोकरा लेके घूम रहे हैं, और हिंदुओं को इतना अपोलोजेटिक बना दिया गया, सेल्फ लोदिंग बना दिया गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेकुलरिज्म का वो बोझ अपने सिर पर लाद के घूमें। जो इस तरीके के सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा पोषित जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स थे, नेहरू, गांधी, इनको काला पानी क्यों नहीं भेजा गया? नमस्ते, आपका स्वागत है प्रवीण जी। आज हमारे साथ है आणविक शिकी पॉडकास्ट पे कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी। आप सब इन्हें जानते ही होंगे। इनका एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है प्राच्यम करके, पर आप ये भी जानते होंगे कि इनका वर्ल्ड का सबसे पहला हिंदू OTT चैनल है जो अनअपोलोजेटिकली हिंदू है। एंड आई थिंक कुडोस टू हिम कि आपने जो आपकी मेहनत से जो भी उधर कंटेंट क्रिएट किया है, मूवीज क्रिएट की गई है, इट्स अनदर क्वालिटी। स्पेशली जब आपकी उसमें नरेशन आती है, उससे चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो इनकी 2 मूवीज आई है, साहिब्स हु नेवर लेफ्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ब्रिलियंट मूवीज। आपने एक तो पहली बात इसे फ्री रखा है अपने OTT चैनल पे। 30 मिनट्स एंड 47 मिनट्स की मूवी है। सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी लंबी मूवी है। आजकल तो पॉडकास्ट कंबाइन इतने लेंथ के होते हैं, सो बहुत आराम से कोई भी कंज्यूम कर सकता है। बट आपने जो अमाउंट ऑफ कंसेप्ट्स, टॉपिक्स उसमें जो कवर किए है, स्पेशली आपने जो एक्स स्पाई है USSR के, जो डिफेक्ट होके जो वेस्ट के पास गए, उन्होंने अपनी सारी थियरीज बताई, कंसेप्ट्स बताई कि कैसे कम्युनिस्ट ने या कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करनी थी तो वो कैसे की। स्पेशली एक महान सिविलाइजेशन, भारत के जैसा महान सिविलाइजेशन के अंदर ये इतना आसानी से किया। आसानी से तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत पेशेंस रखना पड़ा। इसको आपने कहा है सबवर्जन ऑफ आइडियोलॉजी। थाउजेंड ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल इंडिया पे रहा है, भारत पे रहा है, पर हमने उसमें से देखा कि लगभग 700 साल और 300 साल, अगर हम ऐसे उसको डिवाइड करें तो 700 साल रफली मुस्लिम सल्तनत थी, और 300 साल से थोड़ा कम आप देखेंगे तो ब्रिटिश राज बोले या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक कंट्रोल था। पर इसमें हम अभी भी आज के टाइम पे 75 प्लस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी हम क्यों अपने आप को वो ब्रिटिश एरा जो सिर्फ 300 साल भी नहीं था कंपेयर टू 700 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल, आज भी हम क्यों अपने आप को वो एक गोरा बाबू या वाइट चमड़ी जो भी हम बोले, उनके इन्फ्लुएंस, वो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी जो गुजरते हैं, वो क्यों हम महसूस करते हैं आज भी? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हुए ही नहीं, है ना। स्वतंत्र के 2 पक्ष होते हैं, एक तो देश का इंडिपेंडेंट होना, आजाद होना, और दूसरा स्वराज्य का होना है। हमारे साथ जो हुआ वो न ही स्वतंत्रता थी वास्तविक रूप से, न ही स्वराज्य हमको मिला है। ओके। और जो हुआ वो असल में ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें जो अलाइंड लोग थे भारतीय, जो पहले गोरों के साथ उठते बैठते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, उनकी गुड बुक्स में थे, और जिनको पहले से गोरों ने काफ़ी पद और पदवी, जागीर और ये खिताब दे के रखे थे, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, है ना। ये वो लोगों का ही एक ग्रुप था, एक कार्टेल था, और गोरों ने जिनको बहुत केयरफुली उनको तैयार किया था,
कई दशकों में। और वो गोरे ये चाहते थे कि इन्हीं को हम पावर दे के जाएं, जिससे कि प्रॉक्सी रूल और हमारा नियंत्रण भारत के ऊपर बना रहे। जाना उनकी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, आर्थिक रूप से तोड़ दी थी, उनकी जो मिलिट्री माइट थी वो खत्म हो गई थी। और जिस तरीके से जर्मनी ने बेटर किया था उनको, जिस तरीके से वहाँ तो खाने के लाले पड़ गए थे। ओके। इंग्लैंड में इतनी बुरी हालत थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो एक नेशनलिस्टिक लहर आई, और वो आई सुभाष चंद्र बोस की वजह से। सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, उससे लोग इतना ज़्यादा आइडियोलॉजिकली अलाइन कर लिए थे कि वो उसकी वजह से यहाँ पे म्यूटिनी हो गई आर्म फोर्सेस में। 72 शिप्स थे नेवी में जिन्होंने रिबेल कर दिया था, जिन्होंने अपनी तोपें जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर निशाने पे रख दी थी कि अब ब्रिटिशर्स जो है ना इसके लिए तैयार नहीं थे। जिन ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग में भारतीय सैनिकों से ही भारतीयों पे गोली चलवाई थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि अब ये भारतीय सैनिक उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। और ये जो आर्म रिबेलियन हुआ, ये जो म्यूटिनी हुई, इससे वो थे तो बड़े चालाक हैं। वो एकदम से वो समझ गए कि अब कोई चारा नहीं है, अब भारत से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत तेजी से और बहुत बड़ी तादाद में जैसे ही आर्म रिबेलियन शुरू हुई, उन्होंने यहाँ से लोगों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने कार्डर्स को उन्होंने वापस ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया था। इसलिए तो मूल जो प्रश्न ये है कि अगर हमको वास्तविक रूप से अगर स्वतंत्रता मिली होती, स्वतंत्रता क्या होती है? ब्रिटिशर्स और मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, वो कॉलोनाइजेशन था उनका। अगर हम 1947 में इस पूरे कॉलोनाइजेशन को, इसके इफेक्ट को, इस परतंत्रता को ख़त्म करके अगर भारतीय जो आत्मा है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो मूल है, अगर हम उन परंपराओं को, उन चीज़ों को हम भारत में लागू करते स्वतंत्र रूप से, तो वो वास्तविक स्वतंत्रता होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। वो जो साहब थे वो गोरे थे पहले, बाद में भूरे हो गए। और वही सिस्टम उनका आप देख लीजिए, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स, उन्हीं के बनाए कानून आगे कंटिन्यूड है। ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लीजिए, वो भी तो ब्रिटिश का ही लॉ था, ब्रिटिश का था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बस नाम बदल गया, लेकिन नाम बदलने से कैरेक्टर ICS से IAS हो गया, ICS से IAS हो गया। तो हमने कहीं भी जो मौलिक सुधार और परिवर्तन करने चाहिए थे, वो एक ऐसा बिंदु था जहां से हम देश को वापस इसका एक बहुत ही गौरवपूर्ण अतीत था इस देश का, हम वहां से इस देश को इसकी समृद्धि की तरफ मोड़ सकते थे। इसके जो खोया हुआ जो वैभव था, जो गौरव था, उसको प्राप्त करने के लिए हम इस देश को उस दिशा में ले जा सकते थे, लेकिन हम ले नहीं गए। और उसके बाद जो हुआ एक लंबे अंतराल तक है, जो कि भूरे साहब ने राज किया, एक पर्टिकुलर फैमिली ने राज किया, नेहरू ने किया, फिर उसकी बेटी ने किया, फिर उसके परिवार में आगे चल के उसके बेटे ने किया। वो जो एक परिवार का जो एक राज चलता आया, उसमें उसने देश के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। और ऐसे हमारे साथ समझौते इस देश के साथ किए कि ये देश वाकई बहुत ही गलत दिशा में आगे चला गया है। ओके, क्योंकि अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं वापस फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। अभी हमने थोड़ा सा समझा कि ये परिवारवाद जो टेक ओवर कर लिया था, उसके से हमने जो ये इंडियननेस है, भारतीयता है, वो ला नहीं पाए स्वतंत्रता के बाद। बट उसके पहले जाते हैं, स्वतंत्रता के पहले हम लोग देख रहे हैं कि 1931 से जो हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट्स के जो भारतीय को लोगों को मिल रहा था, नेताओं को रूल करने का, कुछ गवर्नमेंट में पोजीशन लेने का
अधिकार मिल रहा था, तो ये होने के बाद भी हमने क्यों स्वतंत्रता और स्वराज की मांग की, पहली बात। और इसके अंदर कौन ऐसे हमारे मेजर लीडर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया दोनों में। एक था कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट दे दो, और दूसरी थी कि स्वराज्य दे दो। कांग्रेस का इतिहास जैसे पता ही होगा आपको, कांग्रेस 1885 में ह्यूम्स ने बनाई थी, है ना। एक तरीके से वो अंग्रेज ने बनाई थी। W.O. ह्यूम्स ने इसलिए बनाई थी क्योंकि उसको लगा कि अगर कोई आवाज़ उठेगी तो एक कुशन का काम करेगी कांग्रेस से, ओके, है ना। तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई पार्टीज थी जिसमें इंडियंस बहुत से सवार हो गए थे। कुछ लोग बहुत अच्छे थे उसमें शुरू में, लेकिन बाद में तो फ्रैंकली जो कांग्रेस की जो स्ट्रक्चर था उसमें अवसरवादी लोग बहुत से घुस गए थे अंदर। तो अब क्या था कि यही विभेद था। जो वास्तविक रूप से जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो राष्ट्रभक्त थे, जो विजनरी थे, चाहे वो, अब देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा की आज पुण्यतिथि है, अच्छा, है ना, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिसमें इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स और रिवॉल्यूशनरीज को जहाँ पे पैट्रोनेज दिया गया था, सावरकर जी को दिया गया था। तो जो विजनरीज थे, सावरकर थे, बोस थे, जो हंसते हंसते जो फ्रीडम फाइटर्स फांसी पे चढ़ गए, उनका तो उनकी जो मांग थी वो ये थी कि हमें स्वराज्य चाहिए। और बोस और गांधी का भी इसी बात को लेके विभेद था। बोस हमेशा कहते थे कि एक उनको फोर्स करके एक उनको डेडलाइन दो कि हमको अब तक इस डेडलाइन तक हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन गांधी ने कभी कोई डेडलाइन दी नहीं अंग्रेजों को। तो वो एक सॉफ्ट, एक जो है उनके साथ एक रवैया रख के, और इसी तरीके से बस वो चलता रहा। क्लियर ना कभी कोई डिमांड की, ना बहुत कभी स्ट्रिक्ट हुए इस चीज़ को लेके। और चूंकि ये लोग प्रिविलेज्ड लोग थे, ये अंग्रेज़ों द्वारा पोषित थे और इनको बहुत स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। अब जैसे सवाल ये उठता है ना कि क्यों नहीं कभी जो इस तरीके के सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा पोषित जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स थे, नेहरू, गांधी, इनको काला पानी क्यों नहीं भेजा गया? ये सावरकर मूवी में है ये। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सावरकर को क्यों डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है काला पानी में दिया गया है? उन्होंने ऐसा किया ही क्या था? क्या किया था ऐसा? क्योंकि वो उनके विजन से घबराते थे अंग्रेज। उनका विजन ऐसा था और इतनी दूरदृष्टि थी और इतनी सत्यता थी उनकी बातों में, और जिस तरीके से वो दूर बैठ के भी क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, फ्रीडम फाइटर्स को वो जिस तरीके से इंस्पायर कर देते थे, ये बहुत खतरनाक बात थी। मूवी में एक दिखा है ना कि आपका कार्टून देखा था न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं क्रांति कर दिया। ये पावर था उनका। इसलिए अब आप देख लीजिए कि एक जो सच्चे राष्ट्रभक्त थे उस समय की स्थिति में, एक तो उनका एक बहुत बड़ा, एक बहुत से लोग हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, अशफाक उल्लाह खान हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सावरकर हुए। एक तो सच्चे जो राष्ट्रभक्त थे, तिलक थे, और लाला लाजपत राय ने तो अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। और एक जो थे जो ब्रिटिश द्वारा पोषित थे, जो उनके संरक्षण में पल रहे थे, जो दिखावा करते थे कि बहुत बड़े ये क्रांतिकारी हैं और बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन इनके इंटेंशंस जो है वो कभी भी स्पष्ट नहीं थे। क्योंकि आपकी ये जो साहिब्स मूवी है उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि हमें तो हिस्ट्री में कभी पढ़ाया नहीं गया है। हमें इतना मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे वो मोतीलाल नेहरू थे, पर मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, और वो सारे केसेस अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर लड़ते थे। ये आपकी मूवी में बताया, एंड ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए कि हमें तो लगता था कि ये तो कांग्रेस वाले, ये तो प्रो इंडिया लोग हैं, पर ये तो कम्प्लीटली अपोजिट है। मोतीलाल नेहरू के जो रिलेटिव थे
जगत नारायण मुल्ला, उन्होंने तो काकोरी कांड के अभियुक्त अशफाकुल्ला खान, उनको फांसी दिलवाई थी ना। तो वो तो कभी किसी क्रांतिकारी के लिए तो केस लड़े नहीं थे। तो कैसे राष्ट्रभक्त है, ये हमें पढ़ाया गया, कैसे पावर में कैसे आए कांग्रेस में? ये हमको पढ़ाया गया कि ये राष्ट्रभक्त थे, ये देशभक्त थे। लेकिन अगर आप वाकई अन्वेषण करेंगे अगर इतिहास का सच्चाई से, तो हमें बता दीजिए, आप हमें कोई एक उदाहरण दीजिए जिन जहाँ पे इन्होंने वाकई राष्ट्रभक्ति का काम किया हो, या जैसे किसी क्रांतिकारी के लिए खड़े हुए हो, एक स्टैंड लिया हो। क्योंकि आज भी देखेंगे तो जो एक्चुअल ट्रू फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें आज तक कुछ फायदा नहीं मिला है आफ्टर फ्रीडम ऑल्सो। उन्हें कोई पेंशन नहीं दी गई ऐसी कोई, या उन्हें कोई अलग से कुछ गवर्नमेंट में कोई रोल दे दिया हो, कुछ भी नहीं। जो थे वो सारे, आपने जैसे कहा, चाटुकारिता से जो पावर में थे। तो जस्ट बिकॉज ये मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश के साइड थे और फिर उन्होंने अपनी जान पहचान, सोर्स और मे बी वापस चाटुकारिता से गांधी जी की कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू को ऊपर पहुंचाया। यही रीजन था उनका रेलेवेंट होने का कि कुछ उन्होंने एक्चुअली कुछ अच्छा किया, या ऑप्टिक्स उनकी ऐसी थी? क्या था ये कि कांग्रेस में जो था वो सब बेकार थे? एक समृद्धशाली, बहुत अमीर परिवार के बैरिस्टर थे, तो उनको लगा कि जब इस तरीके का अलाइनमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उनको लगा कि अपने आप को फेवरेबली इसमें पोजीशन कर दें, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा जो विदेश में पढ़ रहा है, पढ़ के लौटेगा, तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और उससे बेहतर क्या होगा कि हम कांग्रेस का प्लेटफॉर्म ही उसको ऑफर कर दें। और यही हुआ। उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की और गांधी जी के साथ अलाइन किया, और जब जवाहरलाल जब पढ़ के आए, जब यहाँ पे आए, तो धीरे धीरे करके उनको पोजीशन करना शुरू किया, और बाद में जवाहरलाल नेहरू को पोर्ट्रे कर दिया गया एज द फेस ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने बेसिकली कोई ग्राउंड वर्क किया ही नहीं था। एक्चुअली में ग्राउंड पे जाके अपने हैंड्स डर्टी करते हैं, वो उन्होंने कभी किया था? कि सिर्फ जो कहानियां हैं उनमें उल्लेख है, लेकिन वास्तविकता में तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर वास्तविक इतिहास को हम सही तरीके से अगर शोध उस पर करके देखें, तो उसमें कोई उनका योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। तो बेसिकली गांधी जी और नेहरू जी का सिमिलर स्टोरी है एक तरीके से, जो इंडियन पॉलिटिक्स में राइज हुआ उस पर। क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते कि गांधी जी सडनली कब सीन पे आए, इंडियन पॉलिटिकल सीन पे आए। अगर कोई सावरकर मूवी देखता है जो रिसेंटली हमारे सामने आई है, तो शायद मेमोरी ज़्यादा फ्रेश है। 1912 की बात हमेशा करते थे सावरकर जी, और रफली 1908 या 1909 में वो काला पानी भेज दिया गया था उन्हें। तो उनका वो जो प्लान था 1912 का, वो डिरेल हो गया। एंड ये मेरी समझ है मूवी से कि अब इनके एब्सेंस में, या एक स्ट्रॉन्ग लीडर के एब्सेंस में, एक स्ट्रॉन्ग मास लीडर के एब्सेंस में, फिर गांधी जी को बेसिकली एक वैक्यूम मिली जहाँ पे उन्होंने अपने आप को फिल कर दिया। पर जो मुझे नहीं समझ में आई वो ये थी कि गांधी जी जो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, और उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहती थी डिबेट्स में, या जब भी वो डायलॉग्स दिखाए हैं मूवी के अंदर भी, वो कभी भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगे, इवन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये अहिंसा, गांधी क्या थे, अपने आप को कोई ऋषि थे, कोई दार्शनिक थे, कोई फिलोसफर थे, कि कृष्ण से भी बढ़ के थे। ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हाँ, एग्जैक्टली। एक तरफ तो 1000 साल तक जो इस देश को झेलना पड़ा, अगर कोई भी अपने 1000 साल के इतिहास को पढ़ेगा, जिस तरीके से आक्रांताओं ने, आतताइयों ने यहाँ पे नरसंहार किया लोगों का, हिंदुओं का, जिस तरीके से सिर काट के उसके पिरामिड्स बना दिए, जिस तरीके से 200 किलो कत्ल करके ब्राह्मणों के जनेऊ जो है तौले गए थे, जिस तरीके से यहाँ पे बहन बेटियों का रेप किया गया, बलात्कार हुआ, आप कैसे आप अहिंसा की बात कर सकते हैं? जिस देश में आप ये देखो, बप्पा रावल जैसा वीर योद्धा, आप देखिए राणा सांगा जैसा, आप देखिए बप्पा रावल ने मेवाड़ वंश की स्थापना की, महाराणा प्रताप पूरे जीवन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए, लड़ते रहे तमाम प्रतिकूलता के साथ भी, और उन्होंने जीती वो लड़ाई। उस देश में जिसमें इतने वीर योद्धा हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो पूरे जीवन भर इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए वापस
अपनी सुरक्षा, अपने संरक्षण, अपने जितने भी भारत की जो भूमि थी उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर युद्ध किया। उस देश में एक अफ्रीका से एक व्यक्ति आता है और हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगता है। कौन सा, कहाँ पे है, कहाँ पे अहिंसा है? क्या कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था? कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश है, उन्होंने कहा ततो युद्धाय युजस्व, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते कि ये अधर्म की तरफ जो लोग खड़े हैं इनके साथ युद्ध करो और उनको मार गिराओ, चाहे भले तुम्हारे दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई हो, गुरु हो। तो धर्म हिंसा तथैव च। आप जो ये अहिंसा का पाठ जो उसने, और कैसा अहिंसा का पाठ था आपको मालूम है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ने 1.3 मिलियन 13 लाख लोगों को कैनन फॉडर बना के भारतीय लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। और 2.3 मिलियन लोगों को, 23 लाख लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए गांधी ने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए भेजा था। तब ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई उसने? एब्सोल्युटली। तुम भारतीयों को अहिंसा सिखा रहे हो, ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई कि नहीं आप लोग हिंसा मत करो, आप लोग जाओ अपने गले मिल लो जर्मन से। ये तो तब तो आपने भारतीयों को का बलिदान कर दिया, इतने लोगों का है। कैनन फॉडर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये तो और गांधी की वजह से, गांधी ने रिक्रूट कराया था, गांधी ने मदद की थी रिक्रूट करने में ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को। है ये यथार्थ तो लोग जानते नहीं है गांधी का। और भारतीयों को उनकी जो अंदर एक क्रांति की जो ज्वाला धधक रही थी, एक से एक शूरवीर क्रांतिकारी इस मिट्टी में जन्म ले रहे थे, जो हंसते हंसते प्राणों के बलिदान दे रहे थे, फांसी के फंदे पे झूल जा रहे थे। उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए गांधी ने हमको, भारतीयों को अहिंसा सिखाई। पर इनको फिर ये चीज़ पे स्पेशली आपने जो ये लास्ट पॉइंट का, उसमें 2 पॉइंट था। एक जूस जो होलोकॉस्ट के थ्रू जा रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक लेटर लिखा है कि अपने आप को समर्पित कर दो नाजियों को। और दूसरा जो सावरकर मूवी में वापस हाईलाइट होता है वो ये है कि आई थिंक मुस्लिम्स लोग की तादाद बहुत ज़्यादा थी आर्मी में, और अगर स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो वापस सल्तनत आने का एक डर हो सकता है, मुस्लिम सल्तनत आने का। तो इसलिए सावरकर जी ने हिंदुओं को बोला कि नहीं, जाओ और गेट एनरोल्ड इन द आर्मी। ये 2 पॉइंट मुझे जो आपके वो पॉइंट से याद रहे थे। और तीसरा मेरा जो ओवरआर्चिंग पॉइंट है इसका पूरा, वो ये है कि आपने ये पूरा जो प्रीमाइस बताया, अहिंसा क्यों होनी चाहिए थी, डज नॉट मेक सेंस, कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, वो सब मैं समझ रहा हूँ। पर फिर मास फॉलोइंग क्यों थी गांधी जी की? उस समय इंटरनेट नहीं था। ओके। उस समय आप जैसे चैनल्स नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस समय मीडिया जो है एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड, गवर्नड होता था सरकारों द्वारा, पहले ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर्स की बहुत स्ट्रिक्ट जो है कंट्रोल था मीडिया के ऊपर है। तो सत्य जो है लोगों तक पहुंचता नहीं था, जो वो चाहते थे वो पहुंचता था। इसलिए उतनी अवेयरनेस नहीं थी। गांधी को एक मसीहा के रूप में ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था, इसलिए लोग जो है उसको मसीहा मानने लगे थे। देखो भारतीय बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम लोग हैं। वो अंग्रेज़ों वाली हमारे अंदर चालाकी और कुटिलता नहीं है भारतीयों में, कभी नहीं रही। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम एक बहुत महान एक सभ्यता, एक बहुत महान संस्कृति के संवाहक रहे हैं शुरू से। हमारे अंदर ये छल, कपट, प्रपंच, ये सब चीज़ें ये हमारे अंदर डीएनए में नहीं थी। हाँ जी। जो सिंपल गलेबल लोग थे भारत के, उनके सामने जब ये मसीहा बन के गांधी को पोर्ट्रे किया गया और ब्रिटिश प्रेस द्वारा और ब्रिटिश मीडिया द्वारा, एक बात ये बताओ, जैसे कॉमन सेंस बताओ, कौन सा ऐसा काम किया था साउथ अफ्रीका में कि इतना हीरोज वेलकम जो गांधी को दिया गया बॉम्बे में, जब वो यहाँ पे पहुंचे जहाज से? तो लगता नहीं कि सब स्टेज था। क्या 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 किया था? ऐसा कौन सा काम किया था कि हीरोज वेलकम? कि अब यही होता है, यही सबवर्जन है। हाँ। यही आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है। और इसके लिए आपको इनकी मूवी देखनी चाहिए, साहेब्स, दोनों पार्ट। हाँ, इसके लिए साहेब्स अवश्य देखिए। इतनी सरलता से आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सबवर्जन ऑफ आइडियोलॉजी। और ये चल तो रही थी हमारे बारे में बात, फ्रॉम ब्रिटिश राज टू आज जो हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है, पर
इसके अंदर जो कंसेप्ट्स की जो एक नींव रखी गई थी वो थी एक एक्स यूएसएसआर स्पाई की, जिसने डिफेक्ट कर दिया था वेस्ट को, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, वो यूरी बेज़मेनोव थे जो केजीबी के तरफ से भारत में थे, काम कर रहे थे पहले। यहाँ के एमएससी में थे तो केजीबी के इम्प्लांट वो, लेकिन उनको ये टास्क दिया गया था कि कैसे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन करना है भारत में। बट ये ब्रिटिश ने भी एक तरीके से किया ही था। वो सबने किया है, वो सभी ने, अमेरिका भी करता है, आज भी अमेरिका करता है वो। अगर आप देख लो, अगर अमेरिका का भी वही मॉडल है, रशिया का वही मॉडल था, वो ब्रिटिशर्स का वही मॉडल था, वो वही करते हैं। आप देख लीजिए डीमोरलाइजेशन। आप अमेरिका का भी अगर आप देख लीजिए, CIA का देख लीजिए, जो जिस तरीके से काम करता है, डीमोरलाइजेशन, destabilization, create a crisis, and then fill up that crisis with your own people, with their own stooges. पर ये अभी फिलहाल अपने कंट्री में क्यों कर रहे हैं फिर? देखो, मतलब यूएस, ये जो कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, आई मीन यूएस। देखो ऐसा है ना कि वो किसी भी देश को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। CIA और जो US है, इनका जो है कि कोई देश समृद्ध ना हो, कोई आगे ना बढ़े, कोई अमेरिका को पीछे ना छोड़ दे, सब उसके किसी न किसी तरीके से उसके नियंत्रण में रहे। तो ये इस तरीके का ये जो जियोपॉलिटिकल गेम्स है ना इनके, ये पूरे विश्व में चलते रहते हैं। तो ये अपने मेरा कहने का मतलब ये था कि यूएस के अंदर ही क्यों हो रहा है अभी फिलहाल? एक तरीके से आप देखोगे तो यूएस के अंदर भी ये वोकनेस की जो बातें चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक सबवर्जन ऑफ आइडियोलॉजी है। तो यूएस जो है वो अपनी खुद ही विक्टिम बन गया है इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का, बाय द कम्युनिस्ट। जिस कम्युनिज्म ने डिस्टेबलाइजेशन, डीमोरलाइजेशन भारत में किया था, उसी ने वो सेम चीज जिसके साथ अमेरिका खेलता था, टू इट्स वर्ड, एज अ टूल, टू कंट्रोल द वर्ल्ड। अब वही होता ना कि अगर आप आग के साथ खेलेंगे तो एक दिन आग आपको ही जला देगी। अगर आप विस्फोटक के साथ खेलेंगे तो एक न एक दिन आप ही को उड़ा देगी। अब ये करते करते जो कम्युनिज्म था, वो जो वोकिज्म के रूप में आया है, उसका बहुत डीप पर्कुलेशन हो गया अमेरिकन सिस्टम में, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, इंटेलिजेंसिया में, और अब वो उसका दुष्परिणाम झेल रहा है खुद। ओके, सो वापस पीछे चलते हैं। हमारी टॉपिक ही ऐसी इंटरेस्टिंग है कि हम डाइग्रेस कर जाते हैं थोड़ा सा फ्यूचर में। सो लेट्स कम बैक टू, लेट्स से 1912। अगर सावरकर जी अरेस्ट नहीं होते, वो फ्रांस से इंग्लैंड नहीं आते, लंदन नहीं आते, तो अरेस्ट नहीं होते, शायद काला पानी भेजा नहीं जाता, और वो अपनी क्रांति के जो काम में और आगे बढ़ते। अब ये अजम्पशन पे बात चल रही है, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ ये मूवी देख लेना, साथ में साहिब्स भी देख लेना, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरी क्वेश्चनिंग है वो कहाँ से आ रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है ये तीनों मूवीज़ देखने के बाद, वो ये है कि 1912, लेट्स अज्यूम हम इंडिपेंडेंट हो गए और हमें ट्रू वे में इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, ब्राउन साहिब्स नहीं बैठे हैं। अब सावरकर जी, समझिए सावरकर जी जैसे आदमी तब सबसे बड़े लीडर थे, बट लेट्स से अपने बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी, वो दूसरे एक बड़े लीडर थे, और अज्यूम करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी वही लेवल पे थे जो 1940 के थे, क्योंकि अब सब हाइपोथेटिकल बात हो रही है तो उस वजह से चलते हैं। अब मुझे लोकमान्य तिलक जी का इतना नहीं पता, बट अगर सावरकर मूवी देखोगे तो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से था। वो बहुत सारे हैंडशेक्स भी जो करते थे पूरे मूवी में, वो कम्युनिस्ट हैंडशेक कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक लेवल पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। भगत सिंह का भी यही कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सावरकर जी से भी इन्फ्लुएंस थे, और फिर कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बिकॉज वो टाइम पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बड़ा सक्सेसफुल हो गया था, लेनिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, तो लोगों को ये लगा कि ये एक तरीका है। ये मेरे ख्याल से अच्छी इंस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंस पाने के लिए। पर अगर ये इंडिपेंडेंस मिल जाती तो क्या ये लीडर्स, क्या ये फ्रीडम फाइटर्स, क्या ये रिवॉल्यूशनरीज, इनके पास ये विजन थी कि आगे जाके इंडिया को सही राह पे लीड कर पाए एंड ब्रिंग इंडिया इनटू अ न्यू एज? सवाल ये ना कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी? अगर सावरकर को हम देखें, अगर फाउंडिंग फिलॉसफीज और फाउंडिंग प्रिंसिपल सावरकर की लाइफ में देखें, तो सबसे गोल्डन प्रिंसिपल जो उन्होंने अपनी लाइफ में
फॉलो किया और जो हमेशा उन्होंने अपने पूरे जीवन भर लोगों को इंस्पायर किया जिससे, वो था द थॉट ऑफ नेशन फर्स्ट। ओके। राष्ट्र प्रथम। और मैं कहता हूं कि आज भी कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक भारत का, और खास तौर से कोई भी नेता, सिर्फ इस महामंत्र को अपने जीवन में ढाल ले कि राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, हम जो भी करेंगे उसमें देश का अहित नहीं होना चाहिए, सर्वप्रथम राष्ट्र हित में हम सोचें, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, देखो इतनी व्यापक सोच होना है, यही राष्ट्र प्रथम की जो सोच थी उसी ने उनको गाइड किया इतने बड़े एक फ्रीडम फाइटिंग के इतने बड़े जो स्वरूप को आगे बढ़ाने में, उस मिशन को आगे बढ़ाने में, और इतने लोगों को इंस्पायर करने में। हाँ जी। दूसरी बात आप देखो, हिंदुत्व का एजेंडा जो था ना, बहुत स्पष्ट था। ये इन जितने भी लोग हैं ना, आप इन लोगों को देख लीजिए, इन लोग के अंदर ये जो बेसिक चीजें जो बाद के जो पेडिस्ट्रल्स वाले नेता थे ना, जो मिसिंग थी, इनमें कूट टूट के भरी थी। नेशन फर्स्ट, हिंदुत्व, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअलॉयड नेशनलिज्म है। अनअलॉयड नेशनलिज्म है। उसमें क्या है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, सबका स्वागत है, लेकिन ये है, कंडीशन ये है कि आपको राष्ट्र हित में काम करना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्र हित के अगेंस्ट जाओगे तो फिर वो उचित नहीं है। अगर राष्ट्र हित में हो तो सबके समावेश, हम साथ में समावेशी एक समाज लेके आगे बढ़ेंगे। सर्व समावेशी समाज की जो उनकी परिकल्पना थी, उसमें वो लोग एकदम क्लियर थे। तो उनकी जो फिलॉसफीज थी, देखो राष्ट्र प्रथम की जो नेशन फर्स्ट की उनकी फिलॉसफी, अगर उस समय, अगर आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर उस समय हमें स्वतंत्रता मिली होती तो अगर इन लोगों की लीडरशिप में क्या हुआ होता, तो पहले राष्ट्र प्रथम की गाइडिंग फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे इस नए स्वतंत्र भारत की बुनियाद रखी जाती है। दूसरी, जो हिंदुत्व के प्रति जो उनकी पूर्ण रूप से जो समर्पण था, उस हिंदुत्व के आधार पे बाद में क्या था, हमारा ना राष्ट्र प्रथम था, जो बाद में 47 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में जो लोग आए थे, ना उनके अंदर राष्ट्र प्रथम की फीलिंग थी, ना हिंदुत्व की फीलिंग थी। वो तो पढ़े लिखे गोरे थे, एब्सोल्युटली, और वो तो द लास्ट ब्रिटिश मैन टू रूल, वो तो नेहरू अपने आप को बोलते ही थे। अच्छा, वो प्राउडली तो बोलते थे, वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड बहुत सारी जगहों पे, और वो तो बोलते थे कि आई एम ब्रिटिश बाय टेस्ट, बहुत सारे बाय चॉइस। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो ब्रिटिश सिटीजन बन चुके थे व्हाइल ही वाज द पीएम। वो है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सी है उसमें। लेकिन कमिंग बैक कि अगर इस तरीके के लोग अगर आए होते तो निश्चित रूप से एक बहुत महान आधारशिला पे नए भारत, स्वतंत्र भारत की बुनियाद रखी जाती, और ये देश जो पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं जो बहुत अच्छा काम हुआ है, सही दिशा में अग्रसर हुआ है, ये 1912 में हो चुका होता है। क्योंकि ये सरकार भी आखिर उन्हीं के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं के इंस्पिरेशन पे काम करके देखिए, बहुत कुछ इंस्पायर होगी ऐसे महान लोगों से, और तब ये सही दिशा में देश को ले जा पाई है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि बोस का बहुत स्पष्ट था, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर आज़ादी मिलेगी तो किस तरीके से भारत की, स्वतंत्र भारत को हमें हैंडल करना है। अच्छा, आप देखिए सिंगापुर में, रंगून में 2 जगह उन्होंने ऑलरेडी ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन बैठा दिए थे कि कैसे भारतीयता जो है प्रथम होनी चाहिए लोगों में, और उनका ये भी सोचना था कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसका प्लीज एलॉबरेट। उनका मतलब ये था कि जब तक देखो 1000 साल के कॉलोनाइजेशन के बाद डेमोक्रेसी का जब तक लोग वास्तविक रूप में अर्थ और उसकी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक एकदम से डेमोक्रेसी लाना भी उचित नहीं है। तो पहले इस चीज़ को, उनकी क्या लोकतंत्र की क्या मर्यादा है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर इस तरीके से उनको पहले अगर उसका आभास दे दिया जाएगा तो फिर वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उस लोकतंत्र को हैंडल करेंगे। तो बहुत विजनरी लोग थे, बड़े सच्चे भारत माँ के सपूत थे, और अद्भुत इनका जीवन दर्शन था।
वो निश्चित रूप से भारत को बहुत महानता की तरफ बहुत तेजी से ले गए होते। और ये जो नुकसान हुआ जो 60 साल के कांग्रेस के राज में, जहाँ पे क्या नहीं हुआ है कि नहीं, हमारा आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हुआ, हमारी शिक्षा प्रणाली नष्ट कर दिया गया, गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया, एक फैमिली ने रूल किया, लाइसेंस राज हुआ, क्या नहीं हुआ इस 60 साल में, हमें इन सब से नहीं गुजरना पड़ता था। क्योंकि मेरा क्वेश्चन वही कहीं ना कहीं रूट से आता है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इन लोग जो जिनके अंदर ये भावना नहीं थी नेशन फर्स्ट की, जो गोरे साहब भी थे ब्राउन के रूप में, इन्होंने जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, एवरीथिंग उन्होंने वैसे ही का वैसे लागू कर दिया, थोड़े से एडिशनल फीचर्स डाल दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई एक्चुअली नई बात नहीं थी। अब ये देखकर तो क्लियरली लगता था कि विजन नहीं था इन लोग के पास, इसलिए ये मेरा इनसिक्योर क्वेश्चन आ जाता है बाहर कि हाइपोथेटिकली अगर यही चीज़ होती और अगर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे बहुत ही भारी मात्रा में, तो क्या वो भी हमारी इकोनॉमी कम्युनिज्म वाले लेवल पे ले जाते या उनके लाइंस पे चलाते? ये मेरा एक नेचुरल क्वेश्चन उस तरफ था। बाकी तो उनके तरफ बहुत आदर है, ऐसा तो मैं कभी उनकी क्षमता पे नहीं। अब देखिए साहेब स्टू में रुचि शर्मा जो इंटरनेशनल मैटर के एक्सपर्ट हैं यूएन में, उनका एक इंटरव्यू है इसमें साहेब स्टू में। उनसे पूछा गया है कि मैंने जब पूछा कि आपके क्या थॉट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोले कि इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी। और इट्स वेरी जिबरिश, बहुत सी चीजें उसमें घुसाई गई हैं। इट इज लाइक लॉयर्स ट्राइंग टू शो ऑफ टू ईच अदर देयर नॉलेज। और ये उसमें है, उनका इंटरव्यू आपने वो काफी अच्छे से वर्ड्स को भी हाईलाइट भी किया है इसमें। वो हम डालेंगे वीडियो में अगर आपकी परमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल आप डालिए। तो जो सुलझा हुआ सिंपल जो एक सोच होती है, वो दिखावा नहीं करना था। बैरिस्टर्स को कितना वो इंग्लैंड में कितना ज्ञान लेके आए हैं और कितना लॉ उनको मालूम है, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए था। उसमें एक आम नागरिक के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमारी संस्कृति वो पूर्ण रूप से जो 1000 साल तक वो नहीं फल फूल पा पाई थी, कैसे वो वापस उसमें पूरे देश में वो फिर से फले फूले, कैसे लोग उसको जिए। जो हमारी अद्भुत मर्यादाएं थी, परंपराएं थी, जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी, टेम्पल इकोनॉमिक्स, जो हमारी टेम्पल इकोनॉमिक्स, सब कुछ उसमें अगर एकदम स्पष्टता से। गुरुकुल। और दूसरी बात ये जो सबसे बड़ा पाप इंदिरा गांधी ने किया, और उसके लिए तो अक्षम्य है, जो इमरजेंसी के समय उसने सेक्युलर वर्ड डाल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड को जो सेक्युलरिज्म को जो उसने उसमें डाल दिया, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। आप ये क्या बात करेंगे कांग्रेसी? आप इनको जब आईना दिखाएंगे तो उनके पास कोई उत्तर है इस चीज का? आपने कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कैसे आपने इसमें सेक्युलर वर्ड डाला है? आप ये देखो कि भारत के टुकड़े की अंग्रेजों ने, हाँ जी, और साहिब फिल्म में दिखाया गया। इनफैक्ट वो सीन आप देखिए जो हम लोगों ने जिसका इनैक्टमेंट कराया, इसमें माउंटबेटन का एक किरदार है ना, एक रेडक्लिफ का है, और रेडक्लिफ ने जो लाइन बनाई अपनी, है ना। अब देखिए एक गोरा आया और गोरों ने उसको बुलाया और आपस में क्या बात की, और मैप के ऊपर साहिब फिल्म में है, साहिब 1 में उन गोरों को हम लोगों ने कास्ट किया स्पेशली, बॉम्बे में शूट किया था स्टूडियो में सेट बना के। तो मैप के ऊपर उसने बस ना उसको मालूम था कि भारत क्या है, भारत भूमि क्या है, न यहाँ की कितनी विस्तृत व्यापक प्राचीन यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है, जिसको कुछ नहीं मालूम था। उसने आर्बिट्रेटली आके एक लाइन खींच के इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और हमने ये होने दिया ऐसा। और ये नेता क्या कर रहे थे, गांधी और नेहरू क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे होने दिया इसको? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? और ये बताइए कि मैं तो ये पूछता हूं कि क्या उन्होंने भारत के लोगों से पूछा था देश को बंटवारा करने के पहले? अनडेमोक्रेटिक था। हाँ, अनडेमोक्रेटिक था। और खामेनी किसने भुगता है? लोग 6 मिलियन ज्यूज के मरने की बात प्रोसिक्यूशन भी करते हैं। भारत के जो बंटवारा हुआ था, उसमें जो 30 लाख से ज़्यादा हिंदू मरे थे,
उनकी बात कौन करता है? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। किससे पूछ के बंटवारा होने दिया था? तो एक गोरा आया, उसने एक लकीर खींच दी और देश को दो टुकड़े में बांट दिया, और जो देश बना यहां से बंटवारे के बाद, जो इस देश से निकला पाकिस्तान, वो इस्लामिक राष्ट्र हो गया रातों रात है। और हम सेकुलरिज्म जो है वो अपने सर पे उसका टोकरा लेके घूम रहे हैं, और हिंदुओं को इतना अपोलोजेटिक बना दिया गया, सेल्फ लोदिंग बना दिया गया कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेकुलरिज्म का वो बोझ अपने सिर पर लाद के घूमे। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी व्यवस्था है? ये प्रश्न उठने चाहिए। आप देखिए, मैंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू पे ये बात बोली थी, ये टाइम्स नाउ पे, वो लोग आपस में बहुत बातचीत हो रही थी इसकी, हिंदू राष्ट्र। हमने कहा क्या गलत है हिंदू राष्ट्र में? हाँ, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, हमारे देश को बांट के जो दो देश बने हैं, और हम हिंदू राष्ट्र की बात भी नहीं कर सकते। और भाई, हिंदू राष्ट्र तो जब अनादिकाल से ये देश था ही, और लेकिन तब भी इसने पूरे विश्व के जितने भी समुदाय हैं सबको संरक्षण दिया है इसने। हमने कौन सा प्रोसिक्यूशन किया आज तक किसी का? और सेक्युलर भी क्यों है? हिंदू है मेजॉरिटी में, इसलिए हिंदू इसलिए। तो हम क्या गलत है हिंदू राष्ट्र की बात करने में? हमें तो कोई गलती नहीं लगती। आप बिल्कुल बात, ये डिस्कशन होना चाहिए, ये मुद्दा उठना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि वो रैटक्लिफ, इवन सावरकर मूवी, वापस रेफरेंस दे रहे हैं हम सावरकर मूवी का, उसमें भी उनका एक सीन है जहाँ पे वो एटली बताते हैं कि वील गेट दिस मैन, और वो जब किंग उनने पूछते हैं कि हाउ वेल वर्स्ड इज ही अबाउट द इंडियन मैटर्स, तो बोलता है दिस इज द एडवांटेज, कि उसको पता ही नहीं है इंडिया के बारे में क्या है। पर मैं थोड़ा सा, मुझे है ना, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है कि उनको एक्चुअली बहुत अच्छे से पता था कि क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि आप देखेंगे जो ननकाना साहिब है, जो अपना जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये सारे ना बहुत ही स्मार्टली उन्होंने ना पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिया, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे इंडिया के बॉर्डर से, बहुत ही आराम से वो उधर ले सकते थे इंडिया के अंदर, इंडिया वाले पंजाब के अंदर। और उन्होंने कोई स्ट्रेट लाइन तो खींची नहीं, जैसे यूएस में बहुत सारे स्टेट्स में देयर आर स्ट्रेट लाइंस, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस है, पर पाकिस्तान इज नॉट स्ट्रेट लाइन। बहुत ही स्मार्टली उन्होंने उसको कट किया है। और जैसे वो, अगर हम देखेंगे तो जो महाराजा हरी सिंह थे, उनका सबसे बड़ा जो एक बोलेंगे हेजिटेंस था इंडिया को एक्सीड करने में, वो यही था कि अगर हम इंडिया में आ जाते हैं तो एक्सेस टू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो एक्सेस थी वो सिर्फ पाकिस्तान से थी, तो वो कट जाती। ये उनका सबसे बड़ा वो एक इशू था, वन ऑफ द इशू माना जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है बहुत स्मार्टली, क्योंकि उनको जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पता थी, ये सारी जो इन्होंने पाकिस्तान को दे दी। गिलगिट बल्टिस्तान में जो गिलगिट स्काउट्स ने जो वापस उनके जो हेड्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। मतलब ये जितना हम डीप डिग करते जाएंगे उतना जो हमारी शोध है, देखिए स्पेकुलेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ जी, लेकिन जो हम लोग फिल्म्स बनाते हैं और जो भी हम लोग, ये एक जिम्मेदारी का काम है, उसमें जो भी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं वो कोई ना कोई एक गहन रिसर्च, गहन शोध पे आधारित होती है। जब रैटक्लिफ के बारे में हमने शोध किया तो ये सामने आया कि उसको कोई जियो पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं थी। उसको बुलाया गया था कि इसको ये भेजा गया है, वहाँ से बुलाया गया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्पायर, कि वो आए और जैसे चाहे वो उसके ऊपर डाल दिया था कि तुम रिप्रेजेंट करो, तुम जैसे चाहो एक लकीर घींच दो और देश को कर दो, भाड़ में गया चाहे जो हो, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और इनफैक्ट तुम अगर देखो उस फिल्म में गौर से, तो शराब की गिलास बगल में रखा हुआ है जो वो कर रहा है उसको। तो शायद नशे की, अच्छा, उसमें धुन में ही उसने जो भी कर दिया, लेकिन उसका खामियाजा तो बहुत बड़ा पीढ़ियों को भोगना पड़ा है और भोगना पड़ेगा आगे भी। एब्सोल्युटली। ये दोनों मूवी के ऊपर हम जितनी बात करें कम है। सो मुझे थोड़ी सी आपके बारे में पर्सनल बात करनी थी, प्राच्यम के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी, अगर थोड़ा सा टाइम दे सके। तो प्राच्यम बेसिकली एक काफ़ी अच्छा खासा अपने आप में एक यूट्यूब चैनल है, पर फिर आपने ये डिसाइड क्यों किया कि हम इसे एक इंडिपेंडेंट OTT चैनल बनाएंगे? असल में क्या है ना कि देखिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम जब भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, भारतीय वैभव की
हम जब भी बात करते हैं इन लेफ्टिस्ट ओन्ड जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, ये बेसिकली ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट द्वारा गवर्नड है, ओन्ड है। तो इनको बहुत तकलीफ होती है कि हम कैसे भारतीयता की बात कर रहे हैं, कैसे हम अपने महान इतिहास की, महान वैभव की, अपनी महान सभ्यता की बात कैसे इतनी पावरफुल फिल्म जो जिसमें वो अपना अधिकार समझते हैं कि फिल्म मेकिंग तो हमारा डोमेन है ना, उसमें ये कैसे इंडियन भारतीय कैसी फिल्म बना के अपनी भारतीयता की बात कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ बड़ी नागवार लगती थी। तो वो दुनिया भर की शैडो बैनिंग, स्ट्राइक्स, फिर एक हमने आप लोगों ने देखा होगा जो पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुआ था, एक हमने राम मंदिर आंदोलन पे एक शॉर्ट एक वीडियो बनाया था। ओके। और वो वीडियो ये था कि कितना संघर्ष और कितने प्राणों की आहुतियों के बाद ये राम मंदिर का निर्माण हो पाया, ये हमको अपनी ही रामलला की ज़मीन वापस मिली है हमें, है ना। तो उसके बाद वीडियो था, मार्मिक था थोड़ा, उसमें जो भी 1990 का गोली कांड था और जो सरकारों का जो तानाशाही थी, तो जो उनके अत्याचार थे उसको उसमें दिखाया गया था। तो वो हमने जब रिलीज़ किया तो 1 घंटे में यूट्यूब में बैन कर दिया उसको। अच्छा, 1 घंटे में बैन हो गया। और उन्होंने उसको तुरंत बैन करके हम लोग को स्ट्राइक एक नोटिस दिया। और उन्होंने तो हम लोग ने क्या किया कि हमारे जो ऑल्टरनेट चैनल्स थे, तब तक जो ट्विटर एक्स है वो एलन मस्क ने खरीद दिया था, और हमारे जो चैनल्स थे हमने उसमें डाला, तो इट जस्ट गॉट पिक्ड अप, और एक दिन में उसके 2 करोड़ व्यूज़ हुए, फिर 10 करोड़ हुए, फिर 20 करोड़ हुए। अच्छा। और इतनी तेज़ी से उसके व्यूज़ ऑल्टरनेट चैनल से बढ़ने लगे। और सब लोग जो है यूट्यूब यूएसए को टैग करके जो है और सुंदर पिचाई को लिखने लगे कि क्यों आखिर इस वीडियो को उतारा गया, क्यों बैन किया गया, जबकि जो सच्चा इतिहास है राम मंदिर आंदोलन का, उसमें ये प्राच्य में दिखाया है। तो 5वें दिन यूट्यूब की तरफ से एक माफ़ी आई और एक एक्सप्लेनेशन आया, माफ़ी तो नहीं, एक एक्सप्लेनेशन आया उनका कि हमसे गलती से ये हो गया था और हम आपके वीडियो को वापस रीइंस्टेट करें। फिर उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया। तो हमें लगा कि कब तक इस तरीके की इन लोगों के रवैये के साथ हम जीते रहेंगे, सहते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक इनकी आर्म ट्विस्टिंग को बर्दाश्त करेंगे। तो मेरे मन में, हम लोग की टीम में, सबके मन में बहुत पहले से था कि अगर अपनी आवाज़ को स्वतंत्र रखना है और बुलंद रखना है, बोल्ड रखना है और एकदम अनअपोलोजेटिक रखना है, तो फिर अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वहीं से एक इंडिपेंडेंट OTT प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने तुरंत काम शुरू कर दिया था। और फिर उसके तुरंत बाद हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म, उसको हमने लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड का पहला हिंदू भारतीय सनातनी OTT प्लेटफॉर्म है। और प्राच्यम.com पे वो कोई भी जाके इसको सब्सक्राइब कर सकता है, बहुत मामूली सी सब्सक्रिप्शन फीस है, और उसमें एक से एक जो भारत पे आधारित फिल्में हैं उनको देख सकता है। बहुत ब्रिलियंट है। मैं तो चाहूँगा कि प्राच्यम इतना बड़ा हो कि आगे जाके ना वो सिर्फ एक OTT चैनल ना रहे, वो इंडिया का यूट्यूब चैनल जैसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बन जाए। कि प्राच्यम तो एक प्लेटफॉर्म है, पर आपके यहाँ पे मैं जैसे आन्विक शिकी एक चैनल खोल दे और अपने वीडियोस अपलोड करे, तो क्यों ना इंडिया का एक यूट्यूब बने। बहुत आवश्यक है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदू यूनाइट होकर साथ में आए। हाँ जी। हमारे यहाँ थोड़ी सी अभी लैक ऑफ यूनिटी है हिंदुओं में। देखिए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो मैंने जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा नहीं, अवश्य एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। आप अपने तरीके से कर रहे हो, हम अपनी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, मैं अगर जहाँ भी संभव होगा मैं समय निकाल के आऊँगा और हम लोग बैठ के इस चर्चा को, इस वार्तालाप को आपस में करेंगे, जिसको आप डाल सकते हो अपने चैनल पे। ऐसे जो एक सेंस है ना, एक यूनिटी का, कम्युनिटी का, वो हमारे वेदों का संकल्प है, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। हम लोग एक साथ चले, एक जैसे मन हो, विचार हो, प्रेरणा हो, बुद्धि हो, एक हमारे लक्ष्य हो, एक हमारे उद्देश्य हो, और वो है भारत के वैभव की पुनः संस्थापना करना, पुनः उसको स्थापित करना पूरे विश्व पटल पे है। महान ऋषियों की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को पूर्ण वैभव के साथ इसको वापस स्थापित करना है।
और ये लक्ष्य आपका भी है, ये लक्ष्य प्राच्यम का भी है, और इसको सबको मिल के हिंदुओं को करना पड़ेगा। इसलिए सब हिंदुओं को आना चाहिए, वो जरूर प्राच्यम को सब्सक्राइब करें, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। और साथ में आए, बताएं कि उनको क्या लगता है कि किस तरीके की और फिल्में हम बनाएं, किन विषयों पे फिल्म बनाएं। उसमें एक अभी प्राच्यम की एक अब हम कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, प्राच्यम क्लब लेके आ रहे हैं। अरे वाह। जिसमें लोग चाहें तो मेंबर्स हो सकते हैं, आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं, जिसका जैसा इंक्लिनेशन हो, इंटरेस्ट हो, वैसा वो सुझाव दे सकता है, वो अपनी शोध भी लेके आ सकता है, और हम लोग सब मिल के इसको करें। ये साथ मिल के ही हम इसको अचीव कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हिंदुओं में, एटलीस्ट आज के हिंदुओं में एक थोड़ी बुरी चीज़ आ चुकी है, बुरी आदत हो चुकी है कि सरकार सब करेगी, बट नहीं, हमें भी करना है। इट हैज़ टू बी पीपल्स रिवॉल्यूशन। यस। ये रिवॉल्यूशन हमेशा वो जनता से ही हुआ है, आया है, जनता में ही पनपा है, यहीं से आगे बढ़ा है, और ये लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, और सरकार के अपनी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एब्सोल्युटली। वो संविधान से गवर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन से। इट हैज़ टू बी पीपल्स मूवमेंट, यू नो। अगर सब पीपल्स मूवमेंट ही बाद में गवर्नमेंट की बाद movement बन में जाएगी। वो हो जाएगा, एक वो स्वरूप ले लेगा, वैसा है। और हिंदू अगर साथ में आए, सच्चे सनातनी भारतीय साथ में आए, और साथ मिल के अगर काम करें, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, वो हम क्यों नहीं एक अपना प्लेटफॉर्म यूट्यूब से भी बड़ा अपने देश में स्थापित कर सकते हैं। आखिर ब्रेन तो भारत का ही गया है, जिसने पूरे विश्व में सब स्थापनाएं की हैं। क्योंकि यूट्यूब के आई थिंक मेजॉरिटी आजकल जो व्यूअर्स हैं वो आई थिंक इंडियन नंबर्स बहुत आ रहे हैं उसमें, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर देम। तो टू आवर लाइन, बिल्कुल। या तो हम अपना यूट्यूब बना ले। हमें तो बड़ा गौरव होता है कि सुंदर पिचाई इंडियन ओरिजिन के हैं, पर जैसे आपने अपनी एक्सपीरियंस बताई तो उससे तो बिल्कुल भरोसा उठ जाता है। अगर मुझे एक मौका दे तो लास्ट क्वेश्चन पूछ सकूँ 2 मिनट का, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होता है, क्योंकि वीडियो के पहले मैं पूछ नहीं पाया आपसे पर्सनली, तो मैं कैमरे के सामने पूछ लेता हूँ। आपका नाम कैप्टन चतुर्वेदी है, पर आप फिल्म मेकर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, तो मैं पहले मैरीन ऑफिसर था, कप्तान था, लेकिन चूंकि बहुत गहरी रुचि थी हमारी साहित्य की तरफ, कला के प्रति बड़ी गहरी रुचि थी। मैं लेखक बहुत पहले से था, कवि था, और मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। अच्छा। और मुझे बड़ी रुचि थी, फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तो ये हुआ कि सर्विस एक अंतराल के करने के बाद हमने सबैटिकल लिया, और मैं अमेरिका चला गया अपने इस जुनून जो था मुझे एक क्रिएटिव परस्यूट को फॉलो करने का। और मैं अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गया फिल्म मेकिंग सीखने, राइट ऑन द स्क्रैच। और फिर उस UCLA से हमने पढ़ाई की, और फिर वहाँ हॉलीवुड की इंडस्ट्री में हमने काम किया। कई टॉप जो स्टूडियोज़ थे, 20th सेंचुरी फॉक्स, यूनिवर्सल स्टूडियोज़, पैरामाउंट, सोनी एंटरटेनमेंट के साथ, और दुनिया के टॉप लोगों के साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ये एक विधा है ऐसी जो एक बड़ा सशक्त माध्यम है फिल्म, और हमें लगता है कि इस देश में, मुझे लगता था कि इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, और भारत के लिए खास तौर से नहीं हो रहा। आप तो खैर बहुत अच्छे फिल्म मेकर जो भारत पे केंद्रित फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हम जब वापस आए थे 2012 में, वापस मुझे प्रेरणा हुई वापस भारत आने की और इस दिशा में काम करने की, तो उस समय कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो मेरी बस एक ही इच्छा थी कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए, हमारी महान परंपराओं पे आधारित फिल्में हमें बनानी चाहिए। और ऐसे ही पहले हमने एक मूनलाइट करके एक स्टूडियो की बुनियाद डाली, फिर हमने प्राचीन स्टूडियो से अलग इंडिपेंडेंट खोला जो इसी तरीके की फिल्में बनाता है। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि और ऐसे फिल्म मेकर्स आए आगे जो भारत पे आधारित, भारत पे केंद्रित, हमारी संस्कृति पे केंद्रित होके फिल्में बनाएं और पूरे विश्व में इसको स्थापित करें। एब्सोल्युटली। एंड जैसे अभी जस्ट मैंने रियलाइज किया, आपने बोला आप सबैटिकल पे हैं आज तक। नहीं, आज नहीं, अब तो आप हाँ, अच्छा हो चुका है, हाँ। क्योंकि आपके नाम में रिटायर्ड लिखा है। वो तो कैप्टन, वन से कैप्टन, वो तो लिखते ही है। ओके, सो बस जितना आपने मुझे समय दिया अभी तक, बहुत बहुत आभारी। बहुत अच्छा लगा सात्विक, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएं हैं ये आप लोग बहुत आगे बढ़े, ऐसे ही समृद्ध हो, आगे बढ़े, भारत के वैभव को वापस फिर से पूरे विश्व के पटल पर स्थापित करें, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें आगे।
अगर वापस ऐसा अवसर मिले तो मैं वापस बिल्कुल आपके दोनों मूवीज़ और बाकी और भी जो मूवीज़ हैं आपके प्राच्यम पे, क्योंकि मेरे ख्याल से साहिब्स के ऊपर अभी तक बात ख़त्म नहीं हुई है मेरी। तो मैं बहुत कुछ, मेरे भी जैसे मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे, मेरे खुद के ओपिनियंस थे, ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे और सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी आगे अवसर मिले आपसे बात करने का। निश्चित रूप से। तब तक मैं अपने भी अध्ययन और डीप कर लूँगा और ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में आपका अपॉइंटमेंट मिला था। तो अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा, और आपका ये चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।